हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ। मैं करता हूं स्टॉक्स और सेक्टर्स को सिंप्लीफाई आपके लिए। रिक्वेस्ट हमारे चैनल पे आई थी कि ट्रांसमिशन सेक्टर को डीपली एनालाइज किया जाए, बिकॉज हम लोगों ने पावर सेक्टर पे काफी डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी। सो उसी के कमेंट में आप लोगों के क्वेरीज आई कि ट्रांसमिशन सेक्टर को भी जरा क्लोजली देख करके बताया जाए। सो मेरे हिसाब से भी मैंने उन सीरीज में बातें की थी कि ट्रांसमिशन इज अ सेक्टर विच इज द बेस्ट प्लेस टू हंट फॉर multi-baggers and good potential stocks. So that's why I'm here with a detailed deep dive on transmission sector, and I'm going to do it in two parts. In दो पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेक्टर में ओवरऑल क्या हो रहा है। इस पावर सेक्टर का ओवरऑल ओवरआर्किंग व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ रही है, वाई दे आर स्टडिंग दिस। सेकेंड लेग में मैं इंडस्ट्री का ओवरव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ग्रोथ ट्रिगर्स है वो इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। एंड व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग अराउंड 15 major listed players who has actually shaped this transmission sector, not just present but over a long period of time, because electricals को कहा जाता है कि this is an evergreen sector and it is going to remain as a very attractive सेक्टर टू स्टडी। सो दैट्स व्हाई इसमें हिस्ट्री को स्टडी करते हुए मैं आगे आपको प्रोजेक्शंस के बारे में बात करूंगा कि हाउ दिस सेक्टर्स फ्यूचर वुड लुक लाइक थैंक्स टू द रेगुलेटरी सपोर्ट व्हिच दे आर गेटिंग। सो रेगुलेटरी ओवरव्यू भी शेयर करूंगा जिसमें सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, और इसमें जो बिजनेस मॉडल्स है उसमें क्या इंट्रिकेसीज हैं, बिडिंग के क्या प्रोसेसेस हैं। देन इन द सेकंड ट्रांच ऑफ दिस पॉडकास्ट आई विल बी कवरिंग द ट्रांसमिशन बेसिक्स कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, सब स्टेशन क्या होते हैं, ग्रिड क्या होता है, स्कैडा क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन में कवर करने वाले हैं। एंड देन विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स आल्सो एंड ट्रांसमिशन टावर्स कितने टाइप के होते हैं, मोनोपोल्स होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। नॉट जस्ट दैट, विल टॉक अबाउट दोज मेकर्स ऑफ दोज इक्विपमेंट्स हु आर going to directly benefit from this huge capex coming into transmission sector. कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो इनडायरेक्टली भी बेनिफिट करेंगे। सो इन दोनों टाइप के बेनिफिशियरीज को कवर करता हुआ सेकंड लेग ऑफ पॉडकास्ट रिलीज होगा आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सेक्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं हूं अमिताभ बस। मैंने IIM मुंबई से MBA किया हुआ है। आई एम ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम DIT मिश्रा। जो एनालिसिस आपके साथ शेयर की जा रही है ये मैंने बहुत लेवल पे पढ़ी हुई है, इसलिए परहैप्स आई कुड इलैबोरेट ऑन अ ग्रेटर लेंथ ऑन सर्टेन टॉपिक्स। सो अगर आप इस सेक्टर को डीपली समझना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। एंड इफ यू वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ डीप एनालिसिस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and please share our work. So let me start with why I think transmission is a good area to look into. Because we are a developing country. That is the foremost important thing to understand, that why at all we are looking at old sectors, so to say, power sectors, which are in the rage, mostly because we are a developing country. If we had been a developed country, let's say USA, then I think these sectors would not have taken the fancy of the time and fancy of the market. So many people say that bull run mein hai to koi bhi sector chal raha hai, but this has little to do with the bull run, more to do with the fundamental structure of the economy in which we are part of. And being part of a developing country, a country which is growing at 6-7%, so the power sector has to compensate for that growth and had to facilitate that growth. And that's why power sector is a very interesting play for all investors to look at. And that's why transmission is something which is very close to my heart, because I feel that in the power sector there are three layers. One is generation, then second is the transmission, and third is the distribution. So once we generate through various media, then that different media actually decides the transmission sector to a certain extent. I'll come to this point. It may sound slightly different for somebody who has little understanding of transmission ki main kya baat kar raha hu, because for somebody who is listening this sentence for the first time, he may say that kya fark padta hai agar main solar se agar energy le raha hu, ya fir wind se le raha hu, ya fir hydro project se le raha hu, तो ट्रांसमिशन सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड ट्रांसमिशन सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसमिशन प्लेयर्स उसके कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं, और बिजनेस मॉडल भी इवॉल्व हो रहे हैं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज ट्रांसमिशन सेक्टर डीप डाइव एनालिसिस। ट्रिक लेवल पे मैं बात करूंगा कि ट्रांसमिशन सेक्टर बनता कैसे है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, वैल्यू चेन में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, राइज ऑफ MNCs एंड द राइज ऑफ न्यू SMEs who could be interesting for people like us to watch out. So overall, that is on the plate. Let's go inside the presentation. Before we proceed, we need to have a structural view of transmission. And as I said, generation is the place where power gets generated. Transmission is the medium
through which this power reaches to the distribution leg, and distribution is whole hog different leg। यहाँ पे power जो है consumable form में आ जाता है, यानी कि voltage level को reduce कर दिया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन से वो हमारे घरों तक आता है, या फिर जो भी पावर गजलर्स इंडस्ट्रीज है वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लेग रीचेस। डिस्ट्रीब्यूशन लेग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट helps end user like us to enjoy the power, enjoy the electricity. We can say that all the power plants generally जो electricity generate करते हैं, transformer basically step up the voltage. So अगर मैं थोड़ा सा एक लेयर टेक्निकल जाऊं यहाँ पे, तो वोल्टेज एक तरीके से जनरेशन का स्ट्रेंथ कर सकते हैं कि वो अगर जो पावर जनरेट करते हैं वो किस स्ट्रेंथ का है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे अगर कोई इंसान है तो उसका वेट जो है दैट इज योर कैपेसिटी, दैट कैन बी सेड एज अ मेगावाट और एज अ वॉट। जैसे हम बोलते हैं कि 100 मेगावाट सोलर है, 100 मेगावाट थर्मल है, सो वो एक कैपेसिटी, और वो एक इंसान के लिए कह सकते हैं कि 100 किलो वेट का है। तो मेगावाट इज इक्विवेलेंट टू वेट, बट जो वोल्टेज लेवल की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेंथ, कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है टू डू सम पुशअप्स और समथिंग लाइक दैट। स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए वोल्टेज इज अ यूनिट, एंड दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल इन एडवांस इन दिस वेबिनार, बिकॉज हम जब बात करेंगे वोल्टेज की तो उसके साथ एक और चीज आएगा जो है करंट। तो वोल्टेज और करंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग टू अंडरस्टैंड बिफोर somebody कैन डेवलप अ व्यू ऑन ट्रांसमिशन। सो अलग अलग जो प्लांट होते हैं, जो कोई सोलर है या थर्मल है या विंड है, उनका अलग स्ट्रेंथ से जनरेट करते हैं कि उसको स्टेप अप करना होता है। सोलर जो है वो 5 से 6 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, वो जनरेट करते हैं। बहुत कम होता है जो कि 2 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो उस लेवल का जनरेशन होता है। अगर एक सोलर पैनल की मैं बात करता हूँ तो उसको पूल इन करके फिर उसको स्टेप अप करना होता है, ताकि उसको एक इकोनॉमिकली वायबल स्पीड पे और एक स्केल पे उसको ट्रांसमिट किया जा सके। तो स्टेपिंग अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इसीलिए वहां पे ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर रिक्वायर्ड फॉर जितना ज्यादा सोलर होगा, जितना ज्यादा विंड होगा, क्योंकि वहां पे स्टेपिंग अप की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अनलाइक एनटीपीसी के जो थर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे स्टेपिंग अप इज नॉट दैट बिग डील, वहां पे ज्यादा स्टेप अप करने की जरूरत नहीं होती है। बट सोलर और विंड में पर्सनली आई हैव सीन दोज प्लांट्स क्वाइट क्लोजली, सो आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट वहां पे stepping up transformer is a very important thing, and that's why some companies are specialized into those solar transformers. So that's one part. Second is once we stepped it up, then we transmit it over a long line of conductors. So there is a difference between cable and conductors. Cable हम उसको कहते हैं जो हमारे घर में जो वायर आता है उसे केबल कह सकते हैं, बट केबल के ऊपर एक लेयर होती है, प्लास्टिक कोटेड लेयर होता है, तो वो केबल हो जाता है। बट जो कंडक्टर्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो नेकेड वायर्स होते हैं, बहुत मोटे होते हैं थोड़े, मे बी फिंगर, 1-2 फिंगर के वेट का भी होता है। दैट वेट इज देयर, तो काफी हैवी होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, एंड दे कैरी इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो फिर जब उनको डिस्ट्रीब्यूशन लेग में पहुंचाना होता है, अगेन उसे स्टेप डाउन करना होता है, बिकॉज इकोनॉमिक वाइबल रेंज ऑफ वोल्टेज इज वेरी हाई फॉर ट्रांसमिशन, बट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू स्टेप इट डाउन टू 100 volt, 200 volt, and likes of that. We'll talk about the voltage range in one of the slides. But fundamentally, we step up, we maintain a tempo, and then we step down. And then there are distribution lines which carries the electricity to our household. So that's the structure of power sector. So why we are studying transmission? For that we need to understand generation, because generation, as we say, is like Trinity में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वैसे ही ब्रह्मा is the God who created all of us. So वो generation को समझे बिना आप इस ट्रायोलॉजी को नहीं समझ सकते। वैसे ही generation is the major driver through we can appreciate the happenings into transmission. So अगर हम इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को देखें ध्यान से, विच इज डिनोटेड हियर इन टर्म्स ऑफ गीगावाट। सो जस्ट फॉर कनोटेशन, 1000 watt is equal to 1 megawatt, and 1000 megawatt is equal to 1 gigawatt. So it's a very rock solid big number. So if we see from FY17, then India was having a total installed capacity of 330 gigawatt, and which has grown at the speed of 4% a year. CAGR 4% का है till FY23, and we have reached 450 gigawatt. But अगर मैं FY24 की बात करूं तो this number has gone up to 442 gigawatt. But the expectation is this number would go to 900 gigawatt in next 7-8 years, and that would stand amounts to CAGR of 9%. And that's why I said that इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और इसीलिए ये कैगर जो है वो हाई है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विथ वेरियस इनिशिएटिव लाइक मेड इन इंडिया एंड द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ मेनी रेगुलेटरी थिंग्स,
and many grassroots things like smart meters and distribution challenges को overcome किया हमने. So और जो transmission losses थे, power को distribute करने में losses थे, उनको भी कम किया हमने. तो हम एक efficient system की तरफ बढ़ रहे हैं. So that's why we are aiming to have a 9% CAGR. And that's the very important thing to understand, because ultimately this would be the driver of transmission sector. But first we look at कि transmission में जो है अभी तक जो कैपेसिटी कैसे डेवलप हुई है. तो ट्रांसमिशन में हम दो तरीके से कैपेसिटी को के बारे में बात कर सकते हैं. फर्स्ट इज द ट्रांसमिशन लाइन विच इज डिनोटेड इन सर्किट किलोमीटर्स, यानी कि कितनी लंबी लाइन लगी है, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक रेलवे लाइन. रेलवे लाइन के लेंथ से आप रेलवे नेटवर्क को मेजर कर सकते हैं. लाइकवाइज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 7-8 years, शुरुआत के 3 सालों में FY17 to 19 दिस ट्रांसमिशन network has grown by more than 20,000 kilometer circuit kilometers. But later on in last 4 years, the growth has tapered down to around less than 15,000 circuit kilometers. So, which doesn't speaks of the thing which I am looking at. जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि we are looking at a higher generation and hence higher number of circuit kilometer added. But the history is not suggesting that. So we have a base where we have not really grown super high. We have grown at a modest pace because the generation growth was 4% CAGR. So transmission sector का भी growth उसी के आसपास रहा है. Another metrics to look at it is this, that in last 10 years, FY15 से लेके FY25 तक, तो अभी तक हमने roughly 2 lakh circuit kilometer add किया है, which is not very high, but we are starting from a modest pace. And likewise, transformation capacity is another metrics which is denoted in MVA. Transformation capacity is basically, it talks about the transformation capacity, which means कि कितना यूनिट आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. इट्स लाइक कि आपने एक पाइपलाइन बिछा दी पानी की, सपोज वाटर उसमें कैपेसिटी है कि वो 1 मिलियन लीटर डेली ट्रांसफर कर सकता है, बट उसमें एक्चुअली कितना ट्रांसफर हुआ. तो द वॉल्यूम पार्ट गेट्स क्लैरिफाइड बाय द एडिशन इन ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी. मतलब बीच बीच में आपको कितने ट्रांसफार्मर डालने पड़े in order to really strengthen that transmission sector. So that number is around 7,26,000 million voltage ampere, MVA, which is a huge number to begin with. So that's the background in which we are talking about transmission sector. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधन ऑल्सो रन्स अ साधन प्रैक्टिशनर मेंबरशिप, जहां पे हम एक आइडियल इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर हु कैन बेनिफिट फ्रॉम आवर डीप कन्विक्शन बिजनेस एनालिसिस ऑन सर्टेन सेक्टर्स. दे गेट एक्सेस टू अराउंड मोर देन 25 business analysis which we have presented over past couple of months. Also, and every second weekend we discuss a new business opportunity, and I also come on Zoom meeting with members where I answer to any question they ask under AMA sessions, ask me anything session. वहाँ पे जो भी members हैं उनको जो doubt होता है they can get it clarified so that they can build conviction, and during the process they get to see what I am buying, because I believe that one has to have the skin in the game to really demonstrate that how to really make money and how to really hold on to winners. So that's why I share my portfolio, but all of this is for educational purpose. We don't share stock ideas there. We just share our line of thought and fundamental investing कैसे की जाती है. And so that's why I have prepared some fundamental analysis modules. You can get access to that. So this is not a stock advisory. It is a place for somebody who would like to do investing by himself, but he might require some hand holding in terms of how to look at businesses, how to value businesses, and how to develop a fundamental view. So for them, Sadhan Practitioner Membership is there. You can go to my website, learn.amitabhvisya.com, and you can get it accessed. Or you can also contact the number flashed out here. और ये सारा कुछ available है बहुत ही reasonable price में, which you can get to know when you log into our website. I was watching this sector for a really long time. I had invested into this sector into bottom-up stories. Like I've invested into a specialized transformer company. Solar के लिए special transformer बनाती है. But that is bottom-up story. I had never really looked at transmission sector before. Let's say January के पहले, I have not really seen it as a future growth driver. But January, Feb में कुछ something happened which was really important to understand, which I took note of, and that is coming from a very famous company called Techno Electric. Is one of my holding companies. These guys are specialized into transmission company as a EPC, engineering, procurement and construction. उनके लिए transmission is a major market, and in December 2023 the order book was 2,058 crores.
But interesting thing is not that. The interesting thing is that they said that the transmission market is of total 60,000 crores. This is a company which has been there in the transmission segment for long years. They have a 20 years plus history. So a mature company का statement had 60,000 crore. Now let's come to May 2024. And in the PPT, not many people notice this change, that they have increased the market size of transmission to 3,56,853. Precisely to last 3 digits मैं बात कर रहा हूँ, 3,56,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट साइज उन्होंने असेस किया है. So what happened कि 60,000 crore से 356 lakh, which is like 5x, more than 5x का jump. Investing is finding this subtleties in investor presentation or any document which you read. यहीं पे मैंने देखा कि a company which is a mature company in a growth phase, but mature company with a right people heading it, they have said that there is a 6x jump into the opportunity size. The TAM has gone 5-6x. So that's why I'm saying that this is the first evidence that people will increase their guidance for who are actively operating in this company. And uska proof of the guidance is their order book, which has become 2.5x in just matter of 3 months. So this 2.5x growth and the TAM increase of 5x, it's definitely should wake many people up from their dreams. इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ ट्रांसमिशन सेक्टर कितना है. तो टैम की बात कर लेते हैं सबसे पहले. पहले नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो असेसमेंट किया था उसमें टैम जो था वो फॉर नेक्स्ट 5 years वाज 3 लाख करोड़. बट अक्टूबर 2023 में इन्होंने इसको रिवाइज किया और जो नया टोटल कैपेक्स जो है दैट इज गोइंग टू बी 4,75,000 करोड़. अगर हम सिर्फ ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारा टैम जो है वो 4,75,000 करोड़ है. इसमें 20% जो कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन द सर्विसेज साइड में होगा एंड 80% गोज टूवर्ड्स द सप्लाई ऑफ मटीरियल. हमारा फोकस 80% साइड में है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दीज OEMs हु आर गोइंग टू सप्लाई मटीरियल्स टू दिस सेगमेंट, टू दिस प्रोजेक्ट. 80% becomes 3,80,000 crores. इस टोटल 3,80,000 crores में भी सब सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नंबर 1 and highest proportion is towards substation. That is around 50%. Then 45% goes towards the tower structure and remaining 5% goes towards conductor and insulators. 1,70,000 crore is TAM for towers, 1,90,000 crore is TAM for substations, and roughly 20,000 crore is the TAM for conductor and insulator makers. अगर हम सबस्टेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो सबस्टेशन में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द सिविल पार्ट विच इज रफली 50% ऑफ द टैम फॉर सबस्टेशन एंड 30% गोज टुवर्ड्स द ट्रांसफार्मर. और ट्रांसफार्मर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट. तो ट्रांसफार्मर का टाइम हो जाता है अराउंड 57,000 crores. So balance 20% is switchgear, which is there to protect those transformers. So the TAM for switchgear is 38,000 crores. किसी चीज को आगे प्रोजेक्ट करने में पीछे की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आई ट्रूली बिलीव इन दैट हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इज ऑलवेज राइम्स. सो हिस्ट्री को समझे बिना प्रोजेक्शन करना इज समटाइम्स आई डोंट रियली फील कंफर्टेबल. सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू हैव अ लुक एट what has been the history of transmission sector and what has been the history of other players who are very central to this puzzle. And so first thing which I can really point to is the increasing demand for electricity, the CAGR of 9%. So that growth is mostly coming from solar, wind and hydropower. As we all know that Pradhan Mantri ji is very bullish on solar and wind also to certain extent. So the whole impetus on the growth through renewable is there and that is very visibly clear. अगर हम FY18 तक की जर्नी देखें तो जो सोलर का एक्सपेंशन था वो 21 गीगावाट था टिल FY18 एंड अभी वो 68 गीगावाट हो गया. सो रफली हमने 45 gigawatt add किया है in last 6 years. What I'm trying to bring here is that the fastest moving portion of this generation has been solar and wind. Solar के बारे में बहुत सारे impetus दिए जा चुके हैं. I'm not going to repeat, but wind में certain things have come which has recently come. Like जो RPO target होते थे, renewable energy purchase obligations, that has gone up to 29.91%. से FY30 में this is going to be 43%. So 30% से 43% तक की टारगेट बढ़ने वाली है with wind specific RPO. So एक solar RPO अलग है और एक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन अलग है. तो उसमें विंड का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. तो सोलर के बाद विंड इज गिवन लॉट्स ऑफ प्रेफरेंस एंड द ISTS चार्जेस, मैं ISTS एक्सप्लेन करूंगा, वो चार्जेस भी वेव कर दी गई हैं फॉर 25 इयर्स. जिन्होंने
30th June 2025 तक कंस्ट्रक्शन कर लिया है. सो मेनी थिंग्स विच हैज मूव्ड पॉजिटिवली फॉर विंड एज वेल एज सोलर. सेकी ने भी जो ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग ऑक्शन किया है, तो ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर को जो कैपेसिटी चाहिए उनको राउंड द क्लॉक पावर चाहिए होता है, बिकॉज हाइड्रोजन प्लांट्स हैं या सेमीकंडक्टर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी गजल कर रहा है, उसको राउंड द क्लॉक पावर चाहिए. एंड सिंस वी हैव स्पोकन अबाउट सोलर एंड एज अ कंट्री वी हैव गॉन अहेड इन सोलर एंड बट सोलर इज नॉट द panacea for round the clock power. And for that you need to marry solar with wind, and that's why wind is the second cousin which is running faster nowadays, which is supposed to run faster but actually not growing that fast, but it should, because we are going towards manufacturing boom की तरफ जा रहे हैं, वहां पे round the clock power चाहिए होगा. And that's why SECI is auctioning these green hydrogen products. Backend में फिर again wind power project लगेंगे वहां पे. और रीपावरिंग इज लाइक ओल्ड जो विंड टर्बाइंस है, वो सपोज वहां पे छोटा 1 मेगावाट का लगा हुआ है, वहां पे पोटेंशियल 2 से 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन की है, तो उसको रीपावर करने का भी पोटेंशियल estimate किया गया, that is 25 gigawatts. These are the things which are helping wind sector to grow. Slides का एक और डीपर मतलब है जो मैं अभी बताने वाला हूँ. So but you need to pick these numbers right, that अभी इंडिया में wind plus solar is going to grow around 2.5x in next 5-6 years. What this lead to? So this is very important. In short, I would like to say that together solar plus wind are going to be a major player in the power mix of country, which is going to be, let's say, 777 gigawatt from current 442 gigawatt. So उसमें अभी विंड और सोलर जो है वो अराउंड 29% है अभी यहाँ पे. So 29% of 442 roughly 120 gigawatt है यहाँ पे, these two put together. But when we will be in around 800 gigawatt at that time, 38 plus 13 यानी कि 40% of around 800. So roughly 320 gigawatt की हम बात कर रहे हैं, just wind and solar. So 120 to 320. So I'm coming to my point, part of this puzzle, that what this will lead to. So I would like you to spend some time here that with this slide, and I would like to explain a concept of plant load factor, जो कि बहुत ही फेमिलियर है. अगर आप लोगों ने किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एनालाइज किया होगा तो वहां पे एक टर्म आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर. सो वैसे उसी का इक्विवेलेंट इज प्लांट लोड फैक्टर, नॉट एन आयोटा चेंज इन द डेफिनेशन. इट्स द सेम थिंग कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो रही है, उसी को थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पार्लेंस. सो अगर हम एक टिपिकल एनटीपीसी या टाटा पावर के थर्मल जनरेशन कैपेबिलिटी की बात को देखते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं. तो अगर थर्मल जनरेशन कैपेसिटी 100 मेगावाट, और सपोज मैं दिल्ली में हूं और मुझे कहीं से पावर चाहिए होगा, सपोज यूपी में कहीं से पावर आ रही है, आपको कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट ट्रांसफर करने के लिए अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट भी रखें तो थोड़ा सा कैपेसिटी जो है 120 का रखना पड़ेगा, बिकॉज 100 exactly you will not be able to give. Sometimes it will be 105, sometimes it will be 95. So 120 maybe would be the transmission capacity required. So the carrying capability of those wires has to be 120 megawatt. और आपका PLF जो है थर्मल जो NTPC के प्लांट का होता है, इंडस्ट्री वाइड it is nearly 80%, कि वो 80% ही चलता है. तो बट आपको कैपेसिटी 120 मेगावाट की रखनी पड़ेगी. तो मैं जनरेशन और ट्रांसमिशन को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ कि अगर 100 जनरेशन है तो 1.2 टाइम्स उसका ट्रांसमिशन लगेगा नॉर्मल कंडीशन में, और 80% PLF है, आपको 100 मेगावाट पावर डिमांड मिल जाएगी जो भी डिमांड सेंटर पे आप. दिस इज द ओल्ड स्टोरी. नाउ सो फार अभी तक हमने जितने स्लाइड्स देखा है उसमें हमने बात की है जनरेशन कैपेसिटी की, बट देयर आर टू थिंग्स, वन इज कैपेसिटी एंड अदर इज द PLF. तो PLF जो है वो बोलता है कि जैसे एनटीपीसी में मैंने बताया कि अगर 100 मेगावाट की एनटीपीसी की थर्मल पावर प्लांट है तो वो 100 मेगावाट है तो 80 मेगावाट ऑन एन एवरेज देगी. बट अगर आप सोलर के प्रोजेक्ट की बात करोगे तो सोलर में वो नंबर बहुत ही कम है, दैट नंबर इज जस्ट 20 पूरे साल में, क्योंकि कभी गर्मी होती है कभी बरसात होती है, तो बरसात में वो PLF और भी कम हो जाता है. मेजरली PLF हाई होता है सनी डेज में, और विंटर्स में भी जब क्लियर स्काई रहती है तो अच्छा रहता है. बट मॉनसून में रेनी सीजन में सोलर डजंट प्रोड्यूस वेल, और ऊपर से सन तो दिन में 24 घंटे में 12 घंटे ही रहते हैं, तो 12 घंटे जो है वो PLF जीरो ही रहता है. तो ऑन एन एवरेज 20% PLF पे ये सोलर प्लांट ऑपरेट करते हैं. विंड की बात कर ले तो वो 25% है एट बेस्ट, वो भी 20 क्लब में ही है, 20% प्लस क्लब में है, इट्स नॉट बियॉन्ड 30%. तो आई हैव सीन मैक्सिमम 30%, बट 25 इज इंडस्ट्री वाइज एवरेज फॉर विंड प्लांट. सो यहाँ पे मैं सोलर को रिप्रेजेंटेशन के लिए रख रहा हूँ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, बिकॉज मेजर इज सोलर. सो अब इसको थोड़ा सा मैथ्स को करेक्ट करते हैं कि पहले 100 मेगावाट, सपोज मैं दिल्ली हूँ और मुझे 100 मेगावाट चाहिए, तो पहले मैं टाटा पावर के एक थर्मल प्लांट से एनटीपीसी के 100 मेगावाट थर्मल प्लांट से मेरा काम हो जा रहा है. बट अगर मुझे गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई 50% पावर ऑफ रिन्यूएबल से लो, तो सपोज दिल्ली
दिल्ली को बोला गया कि पूरा पावर आप रिन्यूएबल से लो. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिल्ली. इट्स नॉट वेरी हैप्पी सिचुएशन बिकॉज मुझे पहले तो एक प्लांट चाहिए था 100 मेगावाट का, मैं सॉर्टेड था. अब मुझे 500 मेगावाट के सोलर प्लांट चाहिए होंगे. अगर मैं सपोज सोलर ले रहा हूँ या विंड ले रहा हूँ तो मुझे 4 चाहिए होगा, 4x100 चाहिए होगा या 5x100 रफली. तो मुझे 5 प्लांट चाहिए होंगे 100 मेगावाट कैपेबिलिटी के सोलर. तो अगर 5 प्लांट चाहिए होंगे तो उनके साथ एसोसिएटेड 5 ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए होगी. तो 5x100 मेगावाट का ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी चाहिए होगा. थ्योरेटिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ. तो दैट 500 मेगावाट इंटू 20% PLF वुड बी रफली 100 मेगावाट. सो दैट 500 मेगावाट विल लीड टू 100 मेगावाट इन केस ऑफ सोलर. अगर हम कंपेयर करें थर्मल से तो पहले मुझे 120 का चाहिए था यहाँ दिल्ली अगर मैं हूं, और दिल्ली को पावर के लिए 120 मेगावाट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी चाहिए थी. अभी मुझे सेम पावर के लिए, मेरी डिमांड अभी बढ़ी भी नहीं है सिंस मेरा जनरेशन मिक्स चेंज हो गया है, तो मुझे 500 मेगावाट का चाहिए यहाँ पे 500 मेगावाट. सो मेरा जो ट्रांसमिशन मल्टीप्लायर कितना हो गया 500 divided by 120 which is almost 4 times. So that is very important number to understand. सोलर जितना ज्यादा होगा नियरली 4 के पास होंगे, विंड थोड़ा ज्यादा होगा तो हम 3 की तरफ मूव कर जाएंगे. सो रफली 3 का तो आप नंबर पकड़ ही सकते हैं कि अगर हमारी डिमांड, हमारी पावर की रिक्वायरमेंट अगर 100 मेगावाट से बढ़ के अगर 105 मेगावाट हो रही है, तो 5 मेगावाट अगर मैं विंड से ले रहा हूँ या सोलर से ले रहा हूँ तो मुझे 5% ग्रोथ नहीं करना है अपने ट्रांसमिशन लाइन को, मुझे एटलीस्ट 15% ग्रो करना है अपने ट्रांसमिशन. 3x काइंड ऑफ मल्टीप्लायर इज देयर इन generation versus transmission, just because we are moving towards a greener world. So that's the bottom line. So that's why this transmission setup becomes interesting कि जितना ज्यादा हम सोलर की बात कर रहे हैं उतना ज्यादा हम इनडायरेक्टली प्रॉक्सी की हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग में. तो ये एक प्रॉक्सी है ऑन सोलर इन अ वे, सोलर और विंड. सो रादर देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू लेट्स से अ लो प्रोफाइल एंड बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस विंड कंपनी, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इनटू अ बेटर मैनेज ट्रांसमिशन कंपनी, सो टू से. सो इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ जो आ रहा है वो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड ऑल दिस मिक्स व्हिच आर चेंजिंग, व्हिच आई जस्ट सेड. There is something else which is also happening, and that is the technological advancement. So अभी GTND का कॉन कॉल मैंने 6 महीने पहले सुना था, तो उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स की बात की थी कि they are saying that huge traction into HVDC. I will come to that, and other things like STATCOM and VSC and digital substation. So ये कहते हैं कि ये जो नए टेक्नोलॉजी डोमेन्स हैं, these are forming the backbone of the future growth. So the future growth for GTND, which is one of the MNC, prominent MNC into transmission and distribution, is these technological product. And even if you attend Hitachi का con call, तो you will get the same sense, or Siemens में भी similar emotions get echoed by the management. Even Techno was also talking about HVDC and stuff like that, and STATCOM, so to say. These are the things which are driving the technological edge for certain companies who are good into developing those HVDC. These technological changes are the driving force behind the growth into transmission, because we are becoming more efficient, and that's how the growth has come into this sector. And fourth is, which is slightly more global, that is aging infrastructure plus modernization need. So aging infrastructure is a फॉलिंग ऑफ द डे फॉर यूएसए, जहां पे कि उन्होंने लास्ट वन उन्होंने ये ट्रांसमिशन लाइन लगाई थी वो 70s में लगाई थी, तो वो इनकी लाइफ 30 इयर्स ही होती है, तो 70s 80s में लगाई थी, वो सारी अभी ओल्ड हो चुकी हैं और उनको रिप्लेस करने की जरूरत है. एक कंपनी है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, जो कि इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स करती हैं बहुत सारे. तो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि यूएसए में जो प्रोजेक्शंस हैं, दे आर सेइंग दैट यूएसए मार्केट इटसेल्फ विल डबल टू अराउंड $600 एनुअली बाय 2030. अभी ये 300 के आसपास का नंबर है, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ देयर एज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ वहां पे भी रिन्यूएबल की एक नीड जो आई है, उसके कारण रिन्यूएबल इज अनदर ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम आल्सो, बिकॉज दे आर मोर बुलिश ऑन रिन्यूएबल देन अस in certain cases. So that's the reason why aging infrastructure plus modernization needs are very significant force to acknowledge as a growth driver for transmission sector. Also, US government ने announce किया है कि they would like to go for upgradation of around 1 lakh miles of transmission line with advanced technology. So advanced technology being STATCOM and all those things, because grid को modernize करना है तो STATCOM and things like HVDC would be of use. So that's the agenda, that's on the agenda for USA as well as India में अभी हम modernization कर रहे हैं. हमने अभी स्पेल आउट नहीं किया है कि वी आर नॉट कॉलिंग इट ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, हम तो अभी क्रिएशन मोड में ही है. सो वी आर काइंड ऑफ गोइंग विद द अपग्रेडेशन मोड. तो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक HVDC, as India has a plan to integrate
their neighbors in a grid. So इंडिया का अभी 5 रीजनल ग्रिड है, अब उन पांचों ग्रिड के पास 4-5 नेबर्स भी हैं, तो उनको उन ग्रिड से लोकली भी आप कनेक्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ग्रिड आपस में आइसोलेशन में ग्रिड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उनको अगर आप कनेक्ट कर दें तो वो स्टेबल हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी का एक विजन लेकर के इंडिया ने ये फाइल किया था सार्क में. तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सबके साथ उनका एक अरेंजमेंट है. सो वो भी एक क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन पे भी काम हो रहा है. दैट इज ऑल्सो वर्क इन पाइपलाइन. दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर इंडियन EPC companies. So basically this is the industry overview. This is the backdrop on which we can understand that how important transmission sector is and how the future would look like for transmission. So with this backdrop, it's very important to understand कि टेक्नोलॉजी इस सेगमेंट में कहाँ से आती है. जो सुपर क्वालिटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसमिशन सेक्टर में कोई मोटेड बिजनेस है क्या? तो आई विल से देयर आर 3 कंपनीज व्हिच आर डेफिनेटली मोटेड, व्हिच हैव अ हाई स्विचिंग कॉस्ट, जिसको कोई छोड़ के जा नहीं सकता है. वन ऑफ देम इज एल्स्ट्रॉम एंड ABB एंड थर्ड इज सीमेंस. तो मैं इसमें से 2 कंपनी को के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज तो एल्स्ट्रॉम कहाँ पे टूट करके अभी क्या किस नाम से जानी जाती है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर टू अप्रिशिएट कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे है. तो मैंने जैसे बोला सीमेंस इज नंबर 1 लेट्स से, और ABB लेट्स से नंबर 1 और 2, दे आर वेरी क्लोज, एंड देन एल्स्ट्रॉम इज थर्ड लेट्स से. तो ये तीनों से ही टेक्नोलॉजी फ्लो हुई है. सो लेट्स टेक अ केस ऑफ एल्स्ट्रॉम व्हिच वाज अ फ्रेंच कंपनी, एंड आई हैपन टू मेड अ वीडियो ऑन स्नाइडर इलेक्ट्रिक. तो वहां पे मैंने स्टडी किया जब स्नाइडर को, तो देन आई फिगर इट आउट दैट एल्स्ट्रॉम 2010 में दे हैड एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड अरीवा T&D. उसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट उन्होंने एक्वायर किया था. अरीवा इज स्टिल अ नेम व्हिच एग्जिस्ट, इज अ ब्रांड. आप डेटा सेंटर पे अगर आप रिसर्च करते हैं तो वहां पे भी अरीवा T&D का आप नाम देखेंगे. अरीवा T&D, T इज ट्रांसमिशन, D इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो उस एल्स्ट्रॉम ने पूरा अरीवा T&D लिया था. डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट जो है उन्होंने फिर स्नाइडर को बेच दिया था, और ट्रांसमिशन पार्ट जो था वो एल्स्ट्रॉम के पास. तो एल्स्ट्रॉम के पास ट्रांसमिशन में अरेवा T&D थी और एल्स्ट्रॉम का अपना T&D था, और वो आज के डेट में GE T&D के पास आ गई. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकड्रॉप, बैक हिस्ट्री ऑफ GE T&D. So it started from Areva and supplemented by Alstom, which I said is one of the major technology driver of transmission sector. So transmission में Alstom has been like top 3. तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी अभी GE T&D के पास आ गई है. सो इवन दो the financial doesn't look good for GE T&D, but the history is super because they had this best of Areva and Alstom. And the distribution में Schneider Electric has the legacy of let's say Alstom. Areva का legacy वो Schneider लेकर के आ रहा है, but Schneider की अपनी भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था ऑलरेडी. तो स्नाइडर इटसेल्फ वाज स्ट्रॉन्ग. स्नाइडर इज स्ट्रॉन्ग इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड GE T&D is strong in transmission. But we should not compare GE T&D with Schneider, because these two are two different animals. Because GE T&D is a proxy on transmission and Schneider is a proxy on distribution capex. Largely, थोड़ा सा transmission में भी है उनका, but that's not the major part. Let's go to the other portion, which is ABB. ABB में भी ऐसा ही हुआ. in 2020 इंडिया में ABB लिमिटेड है, और जो कॉर्पोरेट एंटिटी है, उनका एक ट्रांसमिशन ग्रिड का जो बिजनेस है, और दूसरा बिजनेस है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन प्लस मोशन वाले हैं, मोटर्स का. तो वो जो मोशन वाला पोर्शन है वो ABB इंडिया में है, बट जो ट्रांसमिशन ग्रिड वाला पोर्शन है वो उन्होंने हिताची को बेच दिया. हिताची इज पास्ट ABB. सो ABB का न्यू वर्जन इज हिताची. सो मैंने 3 नाम लिए थे. सीमेंस तो सीमेंस ही है, ABB इज हिताची, एंड एल्स्ट्रॉम इज GE T&D. सो 3 अभी भी है, बट नाम उनके चेंज हो गए, फॉर्म चेंज हो गए. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू गिव दिस ऑडियंस अ फ्लेवर ऑफ हिस्ट्री ऑफ दीज 3 कंपनीज. यही ट्रायोलॉजी रही है, 50 साल से यही रहा है, और ये अब रीनेम हो चुके हैं. सो मार्केट विल स्टार्ट गिविंग प्रीमियम टू देम. अभी थोड़ा सा उनमें हिताची ने ABB से खरीदा है, तो हिताची भी एक बड़ी जाइंट कंपनी है जापान की. तो उनका अभी ABB के साथ कुछ रॉयल्टी और उसका कुछ पे आउट करना रहता है. तो हिताची के नंबर्स में वो रॉयल्टी पेमेंट के कारण अच्छे नंबर नहीं दिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन. क्योंकि 2020 में ये ट्रांजेक्शन हुआ ही है, 4-5 साल तो लगते ही हैं पूरा डिकपल होने में. तो इसीलिए हिताची का नंबर जो है इट्स नॉट ट्रू रिफ्लेक्टिव ऑफ द नंबर इट शुड, बिकॉज दे आर पेइंग सम रॉयल्टी टू ABB. वो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, एंड देन हिताची वुड बी लाइक ABB इन दैट सेंस, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द प्रोडक्ट, बट द माइंडसेट वुड बी जापानीज. सो इट विल नॉट बी ABB माइंडसेट, एंड द अप्रोच वुड बी डिफरेंट, बट द प्रोडक्ट ओके वुड रिमेन द सेम. हिताची अभी रीनेम होके हिताची एनर्जी के नाम से है जो लिस्टेड है. Part 2 of this podcast, we are going further deep into all these makers, the direct beneficiaries of these components which I just mentioned, like tower, transformers, switch gears, and conductors.
So you should come back on this podcast after a week when we'll be releasing the part 2. So this is the overall plate which I would like you to look upon. You can have a look at the complete transmission value chain. इसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर टावर भी 2 टाइप का होता है, उसके भी अलग अलग मेकर्स हैं. सेकेंड लेग इज सबस्टेशंस, इसके अंदर आ जाता है ट्रांसफार्मर और स्विच गियर्स. एंड थर्ड लेग इज कंडक्टर्स प्लस इंसुलेटर्स. So we are going to talk about the major players as well as some minor players in this sector who are very important to understand for us in order to maximize our return from investing into these sectors, into these stocks. But we are going to cover it in the next video. So stay tuned for more. दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट में बताएं कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा. और अगर आप चाहते हैं कि इसी ट्रांसमिशन सेक्टर का पार्ट 2 भी मैं रिलीज करूं, प्लीज गो इनटू द कमेंट एंड टाइप ट्रांसमिशन 2 और T2 भी आप टाइप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा. सो प्लीज टाइप T2 इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर विद साधन. थैंक्स फॉर वाचिंग. बट मैं पावर सेक्टर, ट्रांसमिशन सेक्टर के बारे में न जाने कितने दिनों से बात कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ ट्रांसमिशन सेक्टर के स्टॉक खरीदे हुए होंगे. सो अगर आपने ट्रांसमिशन सेक्टर से कोई भी स्टॉक खरीदा है, दैट प्लीज लेट मी नो which stock you own in this comment section. So also write about the stock which you are holding in transmission sector. So I might comment upon them in the part 2 of this podcast. So do comment about those stocks which you are holding which are into transmission sector. Please comment. This will help us grow. Please share this video with your friends if you find this video useful. And don't forget to like our work. Don't forget to like this video. So thanks for subscribing and thanks for liking our work.